सभी दोस्तों को गुड आफ्टरनून। मैं आपका दोस्त रॉकर रूप से आपके चैनल योर सक्सेस में आपका हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं मेरे सारे दोस्त, उनका परिवार सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, लाइव टेस्ट आपका डेली हो रहा है और लाइव टेस्ट शुरू होने के पहले आप जितना से ज़्यादा हो सके उतना शेयर करा करें, क्योंकि शेयर आपका जो है हमें मोटिवेट करता है। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करने के लिए आप #योर सक्सेस भी कर सकते हैं। आज का जो क्वेश्चन है दोस्तों, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी पर आधारित है और ये क्वेश्चन आपका यूपी टेट, सी टेट, रीट, ऑल टेट एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। लाइव टेस्ट डेली हो रहा है। बार बार मैं रिपीट करता हूँ कि टेस्ट को आप मिस मत करें, क्योंकि एक एक नंबर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, मायने रखता है। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं, आते हैं पहले क्वेश्चन पर दोस्तों। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, शिक्षण और अधिक प्रभावी हो सकता है यदि। ऑप्शन ए है छात्र को स्वयं कार्य करने की स्वायत्तता व नियंत्रण दिया जाए। ऑप्शन बी है छात्र अधिगम शिक्षक द्वारा निर्देशित एवं नियंत्रित हो। ऑप्शन सी है शिक्षक तत्वों की व्याख्या करने में केंद्रीय भूमिका निभाए। ऑप्शन डी है शिक्षक अधिगम को निर्देशित करे। बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। जैसे मैं आपको पढ़ाता हूँ, व्याख्या कर रहा हूँ, सारी चीज़ें मैं क्लियर कर रहा हूँ, तो क्या ये चीज़ अधिक से अधिक प्रभावी हो रही? नहीं हो रही। जब तक कि देखिए दोस्तों, आप स्वयं कार्य नहीं करेंगे, जब तक कि आप स्वयं अपनी लैंग्वेज, अपनी भाषा में नहीं पढ़ेंगे, तब तक कि वो चीज़ हम सीख नहीं पाते हैं। जैसे क्या करते हैं, कई लोग जो हैं बच्चे होते हैं जैसे, तो क्या करते क्या हैं कि वो चीज़ को रटते हैं। रटने से सारी चीज़ें याद नहीं होती। आज हमने रट लिया, पढ़ लिया और कल उसको हम भूल जाते हैं। देखिए, याद रखने के लिए, अपनी मेमोरी में ये चीज़ सेव करने के लिए, फीड करने के लिए क्या होता है, हम चीज़ों को समझ के पढ़ते हैं। तो उसी तरह क्या होता है, अगर मैं बात करूँ शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए, जब तक कि छात्र जो है स्वयं कार्य नहीं करेगा, तब तक कि वो आसानी से सीख नहीं सकता। और सीखने की विधि को हम अधिक प्रभावी शिक्षण भी नहीं मान सकते। तो इसलिए छात्र को स्वयं कार्य करना चाहिए, जिससे वो आसानी से सीख सके और सीखने की विधि को सबसे अधिक प्रभावी शिक्षण माना जाए। तो ये चीज़ समझ सकते हैं। ऑप्शन हमारा जो राइट होगा दोस्तों, ए हमारा राइट होगा। निर्देशित देना, केंद्रीय भूमिका निभाना, ये नहीं होता। ऑप्शन हमें सारे सही लगते हैं, लेकिन ढूंढना हमको बहुत ही मेन पॉइंट को ढूंढना पड़ता है, जो सटीक देखना पड़ता है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर ए राइट है। बहुत बढ़िया दोस्तों, आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके सामने ये रहा, शिक्षण प्रभावी हो जाता है यदि। ऑप्शन ए है कक्षा कक्ष में प्रत्यक्ष अनुदेशन को प्रयोग में लाया जाए। ऑप्शन बी है कक्षा कक्ष में शिक्षक निर्देशित विधियों का प्रयोग किया जाए। ऑप्शन सी है दोनों शिक्षक निर्देशित विधियां एवं प्रत्यक्ष अनुदेशन काम में लिए जाएं। ऑप्शन डी है छात्र केंद्रित अनुदेशन और अंतःक्रियात्मक विधियों का उपयोग किया जाए। बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, रैपिड फायर चलेगा। क्वेश्चन बहुत हैं अभी दोस्तों, जल्दी जल्दी चलना है, बस आंसर करना है, बातें नहीं करनी है। लाइक शेयर करते रहिए साथ में आप लोग। देखिए, अगर मैं प्रत्यक्ष की बात करूं तो सीधा, अनुदेशन की बात करूं तो आज्ञा देना। तो हर चीज़ को जो है शिक्षण प्रभावी हो जाता है आज्ञा देना, और ये चीज़ को जो है आज्ञा देना और सीधा, ये सारी चीज़ें नहीं होती। निर्देशित देना ये भी नहीं होता है। देखिए दोस्तों, अगर मैं बात करूं, जब तक कि जो छात्र होता है, जब तक कि छात्र जो है फोकस्ड इंस्ट्रक्शन, मतलब जब तक कि जो है छात्र केंद्रित नहीं करता, जब तक कि छात्र जो है अंतःक्रियात्मक विधि का उपयोग नहीं करता। मतलब अंतःक्रियात्मक विधि का मतलब होता है इंटरेक्टिव मेथड। इंटरेक्टिव मेथड का मतलब होता है जब तक कि वो समस्या का समाधान नहीं खोज लेता, तब तक कि शिक्षण प्रभावी कैसे हो जाता है। शिक्षण प्रभावी होने का कारण यही है कि जब छात्र इंस्ट्रक्शन को फोकस करे और समस्या का समाधान खोजने का उपयोग करे, मतलब विधि का उपयोग करे, तो ये सारी चीज़ें हों, तब हमारा जो है शिक्षण प्रभावी माना जाता है। तो ऑप्शन जो हमारा राइट होगा दोस्तों, डी हमारा राइट होगा। ये चीज़ आपको क्लियर हुई, समझ में आ रहा है आप सभी को? समझ में आ रहा हो तभी आगे चलें, क्योंकि एक एक हमें डाउट क्लियर करना है। जिसको समझ में नहीं आ रहा हो आप बता सकते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर थर्ड पर हम लोग आ गए। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपके सामने ये रहा, एक उत्तम कक्षा कक्ष शिक्षक। ऑप्शन ए है छात्रों की प्राकृतिक जिज्ञासा का पोषण करता है। ऑप्शन बी है छात्रों को पारस्परिक संवाद के लिए प्रोत्साहित करता है। ऑप्शन सी है छात्रों को वास्तविक वैश्विक परिस्थितियों में सम्मिलित करता है। ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। देखिए, बीच बीच में कमेंट आपके करते हैं, लेकिन हम ध्यान नहीं दे पाते हैं। उसके लिए ये ना सोचिएगा कि सर हमारा कमेंट नहीं देखते हैं, ये चीज़ आप बिल्कुल ना सोचिएगा, क्योंकि देखिए पढ़ाने के टाइम जो है ना, वो चीज़ पर ध्यान रहता है, तो इसलिए कमेंट पर ध्यान नहीं जा पाता है, तो कभी कभी गलती हो जाती है। इसलिए आप जो है ये माइंड में मत लीजिएगा कि हम कमेंट आपके देख नहीं पाते, इग्नोर करते हैं।
तो ये सारी चीज़ें कभी नहीं सोचना आप लोग, पहले से बता दे रहा हूँ। बस हमें जो है तैयारी करना है, एक एक हमें नंबर लेना है, सारी चीज़ें हमें परफेक्ट होना है। तो ये चीज़ को लेकर समझ के चलना है हमें। देखिए अगर मैं दोस्तों बात करूँ, एक उत्तम कक्षा अगर शिक्षक जो है छात्रों की क्या करेगा, जिज्ञासा शांत करेगा। दूसरी चीज़ है वो अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए पारस्परिक संवाद को प्रोत्साहित करेगा। तीसरी चीज़ है वास्तविक वैश्विक परिस्थितियों को सम्मिलित करेगा। ठीक है, क्योंकि ये सारी चीज़ें इसलिए कर रहा है क्योंकि छात्र जो है अपने ज्ञान को व्यवहारिक स्तर पर ला सके। तो ये चीज़ क्लियर हुई। तो ऑप्शन जो हमारा यहाँ पर राइट होगा, डी हमारा राइट होगा। सारे सही हैं, डी हमारा परफेक्ट आंसर है। बहुत बढ़िया दोस्तों, बहुत सही आंसर कर रहे हो। आगे चल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पर आ चुके हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने ये रहा, सृजनात्मकता की विशेषता है। ऑप्शन ए है मौलिकता, ऑप्शन बी है प्रभावशीलता, ऑप्शन सी है लचीलापन, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। सृजनात्मकता की अगर मैं बात करूं तो क्रिएटिविटी। सृजनात्मकता होता क्या है, तब तक आप लोग आंसर करिए, मैं बताता हूं। देखिए सृजनात्मकता की अगर मैं बात करूं, जैसे वस्तु विचार कला से संबंध जो होता है, किसी समस्या का समाधान निकालने, इन सब क्षेत्र में जो नया रचना आविष्कार, भाई जो नया रचना आविष्कार हम लोग करते हैं, कुछ नया करते हैं, इसी को तो हम लोग सृजनात्मकता क्रिएटिविटी कहते हैं। जब हम किसी वस्तु या विचार कला में संबंध किसी समस्या का समाधान निकालने या किसी क्षेत्र में कुछ नया करना या रचना आविष्कार करना, यही तो सृजनात्मकता है। और मौलिकता की अगर मैं बात करूं तो इसको बोलते हैं ओरिजिनलिटी। प्रभावशीलता की बात करूं तो फ्लो एबिलिटी। लचीलापन की बात करूं तो उसको बोलते हैं फ्लेक्सिबिलिटी। तो सृजनात्मकता की विशेषता में दोस्तों ये सारी चीज़ें आती हैं। तो ऑप्शन हमारा जो राइट होगा दोस्तों, डी हमारा राइट है। बहुत बढ़िया, बहुत सही खेल लो आप सब। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन समझ में आ रहा है, एक्सप्लेन समझ में आ रहा है, जब ना समझ में आए बता दीजिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ चुके हैं दोस्तों। एक मंद गति से सीखने वाले बालक को ज़रूरत होती है। 2 बार लिख गया, थोड़ा मिस्टेक है यहाँ पर, सही कर लीजिएगा। एक मंद गति से सीखने वाले बालक को ज़रूरत होती है। ऑप्शन ए है अतिरिक्त सहायता की, ऑप्शन बी है विशेष सहायता की, ऑप्शन सी है किसी सहायता की नहीं, ऑप्शन डी है कुछ सहायता की। बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। देखिए अगर दोस्तों मैं बात करूं, एक मंद गति से सीखने वाले बालक को एक विशेष सहायता, मतलब एक अतिरिक्त या विशेष सहायता की ज़रूरत पड़ती है। क्यों ज़रूरत पड़ती है? क्योंकि हमें सीखने की प्रक्रिया को तेज करने के लिए शिक्षण कार्य में बदलाव की भी तो आवश्यकता होती है। समझ गए यहाँ से? क्योंकि मंद गति जो बालक होता है वो खेल विधि में शिक्षा दी जाने वाली बातों को और उस चीज़ को आसानी से समझ सकता है, ग्रहण करता है। जब मंद बुद्धि को हम लोग क्या करते हैं, खेल विधि या फिर कोई क्रिया विधि कराई जाए तो उससे आपने देखा होगा उससे ज़्यादा प्रभावित होता है, उससे जल्दी सीखता है। तो ये चीज़ जो है क्लियर हुई। ऑप्शन जो है हमारा बी राइट होगा, विशेष सहायता की ज़रूरत होती है क्योंकि शिक्षण कार्य में बदलाव हो सके। तो बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर राइट होगा दोस्तों। ए सी डी गलत है, यहाँ पर बी हमारा राइट ऑप्शन होगा। चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने ये रहा, आपके द्वारा पूछे गए प्रश्न का विद्यार्थी गलत उत्तर देता है तो आप। ऑप्शन ए है दूसरा प्रश्न पूछेंगे जिससे विद्यार्थी स्वयं महसूस करेगी उत्तर गलत था। ऑप्शन बी है उसे बताएंगे कि उसका उत्तर गलत क्यों था। ऑप्शन सी है किसी दूसरे विद्यार्थी को उत्तर देने के लिए कहेंगे। ऑप्शन डी है सही उत्तर बताएंगे। बताइए, आपके द्वारा प्रश्न पूछे गए प्रश्न का विद्यार्थी अगर गलत उत्तर देता है तो आप क्या करेंगे? भाई सीधी सी बात है, अगर शिक्षक द्वारा पूछे गए प्रश्न का विद्यार्थी गलत दे रहा है तो आप जो है विद्यार्थी को बताएंगे कि उसका उत्तर गलत है। क्यों बताएंगे? क्योंकि भाई सही उत्तर की व्याख्या भी तो करनी है। समझ गए? तो बी हमारा ऑप्शन राइट होगा। बल्कि जो है गलत उत्तर था ये महसूस नहीं कराना है, दूसरे विद्यार्थी को हमें बताना है कि जिससे पूछा आपने क्वेश्चन उसको भी तो डाउट हमें क्लियर करना है कि उसको आप इग्नोर मार देंगे। ये चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा। तो हमारा जो राइट ऑप्शन होगा दोस्तों बी राइट होगा, उसे बताएंगे कि उसका उत्तर गलत था और उस चीज़ की व्याख्या आप करेंगे। तो बी ऑप्शन हमारा राइट है। बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने ये रहा दोस्तों,
शिक्षण को निम्न प्रकार से परिभाषित किया जाता है। ऑप्शन ए है अधिगम को सरलीकरण, ऑप्शन बी है शिक्षकों द्वारा ज्ञान का स्थानांतरण तथा छात्र द्वारा ज्ञान को ग्रहण करना, ऑप्शन सी है पाठ्य पुस्तक को पढ़ना, ऑप्शन डी है शिक्षकों द्वारा ज्ञान का स्थानांतरण। बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या है? शिक्षण को कैसे आप परिभाषित कर सकते हैं? बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या है? अधिगम को सरलीकरण बनाएंगे, या फिर पाठ्य पुस्तक को पढ़ने से होता है, या शिक्षक का जो नॉलेज है वो ट्रांसफ़र कर रहे हैं। शिक्षण को अगर हम परिभाषित करेंगे दोस्तों, तो शिक्षकों द्वारा ज्ञान का स्थानांतरण मतलब जो होता है टीचर का ट्रांसफ़र ऑफ नॉलेज, मतलब जो टीचर जो है अपना नॉलेज क्या कर रहा है? ट्रांसफ़र कर रहा है, और छात्र क्या कर रहा है? उस ज्ञान को ग्रहण कर रहा है। उस ज्ञान को क्या कर रहा है? ग्रहण कर रहा है। तो ऑप्शन जो हमारा राइट होगा बी हमारा यहाँ पर राइट होगा। पाठ्य पुस्तक को पढ़ना, सरलीकरण बनाना और सिर्फ ट्रांसफ़र करना, ये चीज़ें नहीं होगी। बी ऑप्शन हमारा दोस्तों राइट होगा। बहुत बढ़िया दोस्तों, सभी लोग आंसर बिल्कुल सही कर रहे हो, बहुत बढ़िया खेल रहे हो दोस्तों, बहुत अच्छा कर रहे हो। बस इसी तरह आंसर करना है आपको। ये चीज़ हुई क्लियर। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सा स्तर शिक्षण का है? ऑप्शन ए है परावर्तक, ऑप्शन बी है अंतःक्रियात्मक, ऑप्शन सी है प्रक्षेपण, ऑप्शन डी है संकलित। बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? निम्नलिखित में से कौन सा स्तर शिक्षण का है? अगर दोस्तों मैं बात करूं तब तक आप लोग राइट आंसर बताइए, तब तक मैं कुछ चीज़ें क्लियर कर दूं। परिवर्तक की बात करूं तो उसको बोलते हैं रिफ्लेक्टर। क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्टर बोलते हैं। अंतःक्रियात्मक की बात करूं तो उसको मैं बता चुका हूं, इंटरेक्टिव बोलते हैं। प्रक्षेपण की बात करूं तो उसको बोलते हैं लॉन्च या फिर बोलते हैं प्रोजेक्शन। अगर संकलित की मैं बात करूं तो उसको बोलते हैं कंपाइल्ड। क्या बोलते हैं? कंपाइल्ड। तो बताइए इसका जो है कौन सा स्तर शिक्षण का होगा? शिक्षण के अगर मैं दोस्तों स्तर की बात करूं तो शिक्षण के जो स्तर जो होते हैं अंतःक्रियात्मक एक होता है, दूसरा आता है पहचान, तीसरा जो होता है प्रशंसा, चौथी चीज़ बता दूं विश्लेषण। क्या होता है? विश्लेषण। तो 4 स्तर होते हैं और यहाँ पर आप देख रहे हैं ऑप्शन हमारा बी अंतःक्रियात्मक। तो इंटरेक्टिव जो है वो शिक्षण का है, तो हमारा जो राइट ऑप्शन होगा दोस्तों अंतःक्रियात्मक मतलब इंटरेक्टिव। ये चीज़ समझ गए? शिक्षण स्तर निम्न है, पहला है अंतःक्रियात्मक, दूसरा है पहचान, तीसरा है प्रशंसा, चौथा है विश्लेषण। ये चीज़ हुई क्लियर। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 दोस्तों आपके सामने ये रहा, शिक्षकों को निम्नलिखित शिक्षण विधियों को अभ्यास में लाना चाहिए। ऑप्शन ए है भाषण विधि, ऑप्शन बी है अंतःक्रियात्मक विधि, ऑप्शन सी है वर्णनात्मक, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? शिक्षकों को निम्नलिखित शिक्षण विधि को अभ्यास में लाना चाहिए। बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? अगर दोस्तों मैं बात करूं, शिक्षकों को जो है इंटरेक्टिव विधियों का उपयोग में लाना चाहिए, क्योंकि इंटरेक्टिव क्या होता है? इंटरेक्टिव द्वारा छात्र जो है अपनी समस्या को निसंकोच मतलब बिना हेजिटेट के शिक्षक के सामने क्या करता है? प्रस्तुत करता है। भाई बिना संकोच करे क्या करता है? छात्र शिक्षक को जो है शेयर करता है और उसकी जो है समस्या को आसानी से सुलझाता है। समझ गए? इंटरेक्टिव का मतलब क्या होता है? इंटरेक्टिव में होता ये है कि जो समस्या होती है, समस्या को जो होता है सुलझाना होता है, समस्या को खोजना होता है, और इसमें जो बच्चा होता है बिना हेजिटेट शिक्षक से जो है वो चीज़ शेयर करता है और उस समस्या का जो है आसानी से सॉल्विंग करता है। तो ये चीज़ समझ सकते हैं, भाषण विधि नहीं होती है, हमें किसी चीज़ का वर्णन नहीं करना है, तो उपरोक्त सभी भी नहीं होगा। तो ऑप्शन जो हमारा दोस्तों राइट होगा बी होगा अंतःक्रियात्मक विधि मतलब इंटरेक्टिव। ये चीज़ क्लियर हुई आपको? जब क्लियर ना हो बता दीजिएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने ये रहा, विद्यार्थियों को दिए जाने वाले परामर्श की सर्वाधिक उपयोगिता यह है कि ऑप्शन ए है इससे उनका ज्ञान बढ़ता है,
ऑप्शन बी है उनका कौशल बढ़ता है। ऑप्शन सी है उनमें आत्मविश्वास की अभिवृद्धि होती है। ऑप्शन डी है वे दुनियादारी में सफल बन जाते हैं। इसका बताइए राइट ऑप्शन क्या है। एडवाइस का क्या होता है, परामर्श अगर मैं बात करता हूँ, अगर कोई चीज़ से आप समस्या है, जैसे आपने कहा कि सर मुझे जो है पढ़ने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, आप लोग राइट ऑप्शन बताइए, तब तक मैं ऐसे ही आपको एग्जांपल देता हूँ। आपने बताया कि सर जो है मुझे पढ़ने में थोड़ा सा ये समझ में नहीं आता है, बताइए कुछ टिप्स दीजिए, एडवाइस दीजिए। तब जब मैं आपको एडवाइस देता हूँ तो एडवाइस देने के बाद आप क्या करते हैं, महसूस करते हैं, आप महसूस करते हैं ये कि आपके अंदर वो चीज़ आत्मविश्वास आता है और आपके अंदर जो टेंशन थी वो कम होती है। तो यहाँ चीज़ ये समझ सकते हैं कि परामर्श जो है ये बच्चों में प्रभाव डालता है और ये क्या करता है, आत्मविश्वास पैदा करता है। यहाँ से समझ गए। और जो समस्याएं होती हैं उसको हल भी निकालता है। तो ये चीज़ आप समझ सकते हैं, उनमें आत्मविश्वास की अभिवृद्धि होती है। भाई सीधी सी बात है, कॉन्फिडेंस जो है आता है। कॉन्फिडेंस आता है तब है जब हम एडवाइस देते हैं, जब परामर्श मिलता है। बल्कि ज्ञान नहीं बढ़ा रहा है, कौशल नहीं बढ़ा रहा है और दुनियादारी में सफल नहीं बना रहा है। तो ऑप्शन जो हमारा राइट होगा दोस्तों, सी हमारा राइट है। बहुत बढ़िया दोस्तों, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने ये रहा दोस्तों। बहुग्रेड अध्यापक वह है जिसमें, बहुग्रेड क्या होता है, बहुग्रेड का मतलब होता है मल्टी ग्रेड। ऑप्शन ए है एक विद्यार्थी एक ही समय में एक से अधिक कक्षाएं उत्तीर्ण कर सकता है। ऑप्शन बी है एक अध्यापक को एक ही समय में एक से अधिक कक्षाओं में पढ़ाना पड़ता है। ऑप्शन सी है कक्षावार अध्यापन का कोई अर्थ नहीं है। ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या है। बहुग्रेड अध्यापक वह है जिसमें क्या होता है, बताइए। कक्षावार अध्यापन का कोई अर्थ नहीं, ये तो ऐसे ही निगेटिव हो रहा है। तो बचा हमारा क्या, ए और बी में बताइए क्या होगा। बहुग्रेड का मतलब क्या होता है, मल्टीग्रेड का मतलब ये होता है कि एक अध्यापक द्वारा एक ही कक्षा में एक ही समय में एक से अधिक कक्षाओं को बच्चों को पढ़ाना ही बहुग्रेड अध्ययन कहलाता है। तो हमारा जो राइट ऑप्शन होगा दोस्तों, बी हमारा राइट ऑप्शन होगा। बल्कि एक ही विद्यार्थी एक ही समय में एक से अधिक कक्षाएं उत्तीर्ण कर सकता है, ये तो रॉन्ग हो गया। बी हमारा राइट होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने ये रहा दोस्तों। एक प्रतिभाशाली बालक की आप मदद कर सकते हैं। ऑप्शन ए है उस पर अधिक ध्यान देकर। ऑप्शन बी है उसे अधिक पुस्तकें देकर। ऑप्शन सी है उसे अधिक समय देकर। ऑप्शन डी है उसे संबंधित अधिगम अनुभव देकर। बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। एक प्रतिभाशाली बालक को आप विशेष प्रकार की शिक्षण पद्धति की आवश्यकता होती है। क्यों होती है, क्योंकि उनके समस्याओं को हल किया जा सके, इसलिए आप क्या करेंगे, उस पर अधिक ध्यान देंगे। बल्कि आप जो है अधिक पुस्तकें नहीं देंगे, क्योंकि अधिक पुस्तकें देने का कोई मतलब नहीं है। आपकी मेमोरी उतना फीड करेगी जितना वो चाहती है। आप अधिक समय नहीं दे सकते क्योंकि और भी बच्चे हैं, उन पर भी ध्यान देना पड़ता है। बाकी जो है डी हमारा नहीं होगा। तो ऑप्शन जो हमारा राइट होगा दोस्तों, ए ऑप्शन हमारा यहाँ पर राइट होगा। तो जल्दी जल्दी चलना है, रैपिड फायर चल रहा है। और बाकी जिन्होंने लाइक शेयर नहीं करा है तो आप शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करा करें। और कई लोग दोस्त हैं जो आंसर दे रहे हैं, उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है। तो सब्सक्राइब करने के लिए इसलिए बोला जाता है क्योंकि आपको नोटिफिकेशन सही टाइम पर मिलती रहे, इसलिए सब्सक्राइब करना ज़रूरी है। बाकी क्वेश्चन नंबर 13 पर आ चुके हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने ये रहा। प्रोफेसर जीन पियाजे के अनुसार 0 से 14 वर्ष आयु वर्ग के बालक का मानसिक विकास 4 अवस्था में होता है। इसमें 7 से 14, यहाँ पर 14 की जगह आप लोग 11 वर्ष कर लीजिएगा, मिसप्रिंट है। इसमें 7 से 11 वर्ष आयु वर्ग के विकास की अवस्था को क्या कहते हैं, बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। ए ऑप्शन संवेदात्मक बुद्धि विकास अवस्था। ऑप्शन बी पूर्व संक्राय अवस्था। ऑप्शन सी मूर्त संक्राय अवस्था। ऑप्शन डी औपचारिक संक्राय अवस्था। बताइए। अगर संवेदात्मक की बात करूं तो जन्म से 2, मूर्त आती है 2 से 7, मूर्त संक्राय की अगर बात करूं तो 7 से 11, औपचारिक की बात करूं तो 11 से 15। तो यहाँ से आप समझ गए होंगे कि मूर्त संक्राय अवस्था जो आती है 7 से 11। तो हमारा जो राइट ऑप्शन होगा दोस्तों, सी राइट होगा। बहुत बढ़िया खेल लो, बहुत ज़बरदस्त, बहुत उम्दा। सॉरी दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने ये रहा। एक बालक के व्यक्तित्व के मापन की सर्वाधिक वस्तुनिष्ठ विधि है। ऑप्शन ए है प्रक्षेपी विधि। ऑप्शन बी है साक्षात्कार विधि। ऑप्शन सी है प्रश्नावली विधि। ऑप्शन डी है समाज विधि विधि। बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या है। अगर व्यक्तित्व मापन की बात आती है तो इस विधि का प्रयोग किसने किया था, सभी जानते हैं, सिगमंड फ्रायड ने।
और इस विधि में अचेतन मन का जो है अध्ययन करते हैं। और ये विधि जो है निष्कर्ष सत्य, उपयोगी और वास्तविकता पर आधारित है। तो अगर मैं बात करूंगा दोस्तों, व्यक्तित्व के मापन की सर्वाधिक जो वस्तुनिष्ठ विधि है वो है दोस्तों प्रक्षेपी विधि। क्या होगी? प्रक्षेपी विधि। बल्कि हमारा साक्षात्कार विधि, प्रश्नावली विधि, समाजविधि विधि ये नहीं आती है। हमने बता चुके हैं ना कि 2 विधियाँ आती हैं व्यक्तित्व मापन में। एक होती है प्रक्षेपी, एक दूसरी क्या होती है? अप्रक्षेपी। तो यहाँ से ये चीज़ क्लियर हुई। ए ऑप्शन हमारा यहाँ पर राइट होगा, प्रक्षेपी विधि। क्लियर हुई? सॉरी दोस्तों, थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने ये रहा। कक्षा का एक शरारती बालक अन्य छात्रों को परेशान करता है। एक अध्यापकों को समस्या का कारण जानने हेतु किस विधि का प्रयोग करना चाहिए? ऑप्शन ए है सर्वेक्षण विधि, ऑप्शन बी है व्यक्तित्व अध्ययन विधि, ऑप्शन सी है प्रायोगिक विधि, ऑप्शन डी है पर्यवेक्षण विधि। बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? इसका राइट ऑप्शन क्या होगा दोस्तों, बताइए। भाई सर्वेक्षण विधि की बात करूं तो ये सर्वेक्षण का मतलब क्या होता है? सर्वे करना। और व्यक्तित्व अध्ययन विधि की बात करूं तो व्यक्तित्व अध्ययन विधि क्या होता है? भाई व्यक्तित्व अध्ययन विधि द्वारा जो है किसी छात्र के गुण और दोष का हम लोग अध्ययन करते हैं। अगर मान लीजिए किसी छात्र में जो है कोई दोष है और जिससे जो समस्या उत्पन्न हो रही है, तो इसी विधि द्वारा जो है दोष को हम लोग दूर करते हैं। समझ गए? अगर किसी बच्चे में कोई दोष है और या फिर कोई समस्या उत्पन्न हो रही है तो हम लोग व्यक्तित्व अध्ययन विधि द्वारा जो है उस दोष को दूर करते हैं। बल्कि प्रायोगिक विधि ये चीज़ नहीं होगी, पर्यवेक्षण विधि ये नहीं होगी, सर्वेक्षण तो सर्वे हो गया। तो हमारा जो राइट ऑप्शन होगा दोस्तों बी राइट होगा दोस्तों। ये चीज़ हुई क्लियर। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने ये रहा। मौखिक मार्गदर्शन कम प्रभावी है प्रत्यक्ष के शिक्षण में? ऑप्शन बी है कौशल के शिक्षण में, ऑप्शन सी है तत्व के शिक्षण में, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? मौखिक मार्गदर्शन कम प्रभावी है। अगर तत्व की बात करते हैं, तत्व का मतलब क्या होता है? टीचिंग फैक्ट। तो भाई मौखिक मार्गदर्शन क्या होती है? मौखिक मार्गदर्शन क्या होता है? मौखिक मार्गदर्शन की अगर बात करें तो ये जो है कौशल के शिक्षण में मौखिक मार्गदर्शन कम प्रभावी होती है। क्यों भाई? कौशल अगर जो होता है, कौशल क्या होता है? कौशल जो होता है एक व्यवहारगत होता है जिससे किसी कार्य को करके सीखा जाता है। कौशल क्या होता है? जैसे हम लोग कहते हैं, जैसे हमने कोई कार्य किया, उससे क्या होता है? बच्चा वो चीज़ देखता है और वो चीज़ करने अपने पर लागू करता है, करके देखता है, फिर अपने पर लागू करता है। तो वो चीज़ क्या कर रहा है? कौशल को बढ़ा रहा है ना। तो हमारा जो है कौशल ये है मौखिक मार्गदर्शन में, कौशल पर ये जो है सबसे कम प्रभावी होगा। तो हमारा जो राइट ऑप्शन होगा दोस्तों बी हमारा राइट ऑप्शन होगा। बल्कि हमारा टीचिंग फैक्ट नहीं होगा और ना ही प्रत्यक्ष के शिक्षण में ये सारी चीज़ें। तो हमारा बी राइट ऑप्शन होगा। बहुत बढ़िया दोस्तों, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने ये रहा। शिक्षक की भूमिका है। ऑप्शन ए है ज्ञान का स्थानांतरण करना, ऑप्शन बी ज्ञान देना, ऑप्शन सी कौशल अर्जित करने में प्रशिक्षित करना, ऑप्शन डी ज्ञान निर्माण का सरलीकरण करना। बताइए शिक्षक की भूमिका क्या होती है? देखिए, अगर मैं शिक्षक की भूमिका अगर बात करूं तब तो आप लोग आंसर करिए। अगर मैं भूमिका बात करूं तो शिक्षक की जो भूमिका होती है, ज्ञान को संप्रेषण करना होता है, अधिगम को सृजन भी करता है, अनुशासन बनाता है और छात्र की समस्या को हल भी करता है, छात्र की जिज्ञासा को शांत भी करता है। तो ऑप्शन आप देख रहे हैं कि ए ऑप्शन ज्ञान का स्थानांतरण करना, मतलब जो होता है नॉलेज को ट्रांसफ़र करना। समझ गए? तो ए हमारा ऑप्शन राइट होगा, ज्ञान का स्थानांतरण करना। बाकी ये सारी चीज़ें भी आती हैं दोस्तों, ज्ञान देना, कौशल अर्जित करने में प्रशिक्षित करना और डी ज्ञान निर्माण का सरलीकरण करना। ये सारी चीज़ें सरलीकरण और कौशल बच्चों में खुद आता है, पैदा होता है। और ज्ञान देना वो सारी चीज़ें ज्ञान ही नहीं देते रहते हैं। स्थानांतरण मतलब ट्रांसफ़र, नॉलेज को ट्रांसफ़र करता है। टीचर क्या करता है?
नॉलेज ट्रांसफ़र करता है और बच्चा क्या करता है, उस नॉलेज को प्राप्त करता है, मतलब अपने पर लागू करता है, वो चीज़ सीखता है। समझ गए? तो ए ऑप्शन हमारा यहाँ पर राइट होगा। थोड़ा सा तबीयत में लग रहा है ठीक नहीं है। चलो इसको कंप्लीट करते हैं। सॉरी दोस्तों, आज लाइक शेयर में कमी भी करते हो आप लोग, तो मोटिवेट की यही कमी हो गई आज कि आज तबीयत ख़राब हो गई है। अगर मोटिवेट करा होता, लाइक शेयर ज़्यादा से करा होता तो जोश भरा होता मेरे अंदर। क्वेश्चन नंबर 18 पर आते हैं दोस्तों। आप कक्षा का अवधान केंद्रित कर सकते हैं। अवधान का मतलब होता है अटेंशन। ऑप्शन ए है उच्च स्वर में बोलकर, ऑप्शन बी है श्याम पट पर लिखकर, ऑप्शन सी है चित्र बनाकर, ऑप्शन डी है उद्दीपन परिवर्तन द्वारा। बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। अगर मैं बात करूं दोस्तों, कक्षा का जो अवधान केंद्रित करने के लिए उद्दीपन परिवर्तन करना आवश्यक होता है। क्यों होता है? क्योंकि उद्दीपन क्या है, उद्दीपन परिवर्तन क्या है पता है? उद्दीपन परिवर्तन की मैं बात करूं तो ये शिक्षण विधियों में परिवर्तन, मतलब शिक्षण को रुचिकर बनाता है। क्या करता है? शिक्षण विधियों में परिवर्तन करता है और शिक्षण को रुचिकर बनाता है। उच्च स्वर में अगर मैं बात करूं, उच्च स्वर में बोलना और श्याम पट पर लिखना और ये चित्र बनाना, ये तो प्रत्येक उद्दीपन परिवर्तन के प्रकार हैं। ये जो चीज़ें आती हैं दोस्तों, ये उद्दीपन परिवर्तन के प्रकार में आता है। समझ गए यहाँ पर? तो ऑप्शन हमारा जो है डी हमारा राइट होगा। कक्षा का अवधान केंद्रित करने के लिए आप उद्दीपन परिवर्तन आवश्यक होता है। हमारा जो राइट होगा ऑप्शन डी हमारा राइट होगा दोस्तों। बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। क्वेश्चन नंबर 19 पर आ चुके हैं हम लोग। बुद्धि के बारे में क्या सही नहीं है? क्या सही नहीं ये बताना है। ऑप्शन ए है अभिवृद्धि शारीरिक होती है, ऑप्शन बी अभिवृद्धि मात्रात्मक होती है, ऑप्शन सी अभिवृद्धि मापनीय होती है, ऑप्शन डी अभिवृद्धि जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या है। क्या सही नहीं है ये बताना है। तब तक आप लोग आंसर बताइए। कुछ चीज़ें मैं क्लियर करूँगा, थोड़ा सा तबीयत सही नहीं ना तो बहुत सारी चीज़ें मैं क्लियर करता हूँ, उसके लिए माफ़ी दोस्तों। देखिए तब भी समझ लीजिए, एक तरफ अगर मैं लिख लूँ वृद्धि मतलब ग्रोथ, एक तरफ मैं लिखा लूँ विकास मतलब डेवलप, तो वृद्धि में क्या क्या आता है ये चीज़ समझ लीजिए। यहाँ पर तो क्वेश्चन में नहीं पूछा है, उसको आप बाद में समझिएगा, लेकिन क्या क्या आता है वृद्धि में ये चीज़ समझ लीजिए। देखिए वृद्धि जो होती है ये शारीरिक होती है, और विकास की अगर बात करूं तो ये शारीरिक और मानसिक दोनों होती है। वृद्धि की अगर मैं बात करूं तो ये मापनीय होती है, ये गुणात्मक रूप से दर्शाया जा सकता है, और ये मात्रात्मक रूप से दर्शाया जा सकता है वृद्धि को, और इसे मापा नहीं जा सकता। अगर मैं बात करूं वृद्धि की, तो वृद्धि जो है एक निश्चित आयु तक चलने वाली प्रक्रिया है, एक निश्चित आयु तक मतलब चलने वाली प्रक्रिया है। और विकास क्या करता है? ये जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। क्या है? आपने देखा होगा वृद्धि जो है कोई जीवन पर्यंत नहीं चलता है, जीवन पर्यंत चलता है वो हमारा डेवलप। ये चीज़ आपको क्लियर हुई। तो बुद्धि के बारे में क्या सही नहीं है? अभिवृद्धि शारीरिक होती है, मात्रात्मक होती है, मापनीय होती है, ये सारी चीज़ें होती हैं बुद्धि के बारे में। वृद्धि के बारे में बुद्धि नहीं है दोस्तों, यहाँ पर वृद्धि कर लीजिएगा। अभिवृद्धि जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, मतलब हमारा जो है डी राइट होगा, क्योंकि ये वृद्धि में नहीं आता है, ये जीवन पर्यंत नहीं चलता है, ये निश्चित आयु तक चलने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हुई। कुछ चीज़ें यहाँ पर मिसप्रिंट हो गई है, वृद्धि को बुद्धि लग गया है, तो ये चीज़ थोड़ा सा उसके लिए सॉरी दोस्तों हो जाता है, कभी कभी टाइपिंग में हो जाता है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने ये रहा। अधिगम प्रभावशाली रूप से होता है यदि। ऑप्शन ए है कक्षा बच्चों को सीखने के लिए तत्पर किया जाए, ऑप्शन बी बच्चा जो वह सीखता है उसे दोहराएं, ऑप्शन सी बच्चा संतुष्ट अनुभव करे, ऑप्शन डी बच्चा उपयुक्त सभी करे। बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। अधिगम प्रभावशाली रूप से होता है यदि। अधिगम अगर प्रभावशाली की बात करें तो तब होता है जब बच्चों को सीखने के लिए तत्पर किया जाए, या बच्चों को बार बार दोहराने की प्रक्रिया कराई जाए, या फिर बच्चों द्वारा संतुष्टि का अनुभव किया जाए,
बच्चों को क्रिया विधि द्वारा अधिगम किया जाए, खेल विधि का प्रयोग अधिगम में किया जाए, कक्षा कक्ष का वातावरण शांत हो। तो ये सब आता है अधिगम प्रभावशाली में। तो ये सारी चीज़ें आती हैं। तो तत्पर किया जाए, सीखता दोहराया जाए, बच्चा संतुष्ट अनुभव हो। तो डी हमारा यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा, बच्चा उपयुक्त सभी करे। तो डी हमारा राइट ऑप्शन होगा। ये चीज़ हुई क्लियर। आगे चलें। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 21 पर आ चुके हैं दोस्तों। बालकों में अधिगम बालकों में अधिगम क्या होता है? ऑप्शन ए है ज्ञान को रटने से होता है, ऑप्शन बी पाठ्य पुस्तक को पढ़ने से होता है, ऑप्शन सी साक्षक द्वारा जो है ज्ञान के स्थानांतरण द्वारा होता है, ऑप्शन डी क्रिया करके होता है। इसको कंप्लीट करते हैं दोस्तों। आज पढ़ा भी नहीं जा रहा है, इसको कंप्लीट करा ही देते हैं आज। बताइए दोस्तों, बालकों में अधिगम क्या होता है? अगर मैं बात करूं दोस्तों अधिगम, बालकों में जो अधिगम का विकास जो होता है दोस्तों, वो क्रिया करके होता है। क्योंकि अनुभव के द्वारा जो सीखे गए तत्व जो होते हैं अधिक प्रभावशाली होते हैं। जैसे मैं बात करूं, रूसो ने क्या कहा था, यहाँ से समझिएगा दोस्तों, मैं बता देता हूँ। रूसो के अकॉर्डिंग जो है उन्होंने बोला था कि जलती हुई मोमबत्ती को छू लेने पर बच्चों को ये बताने की आवश्यकता नहीं रह जाती कि आग जला भी देती है। समझ गए? तो ये चीज़ आप समझ सकते हैं। बालकों में अधिगम जो है क्रिया करके होता है, बल्कि ज्ञान को रटने से नहीं होता है, पाठ्य पुस्तक को पढ़ने से नहीं होता है, शिक्षक द्वारा ज्ञान को स्थानांतरण द्वारा नहीं होता है। जब तक कि अधिगम सीखता तब तक नहीं है जब तक कि क्रिया ना हो। तो डी हमारा यहाँ पर दोस्तों राइट होगा। तो ये चीज़ हुई क्लियर। आगे आते हैं। थोड़ा जोश की कमी है मेरे अंदर और गलत भी थोड़ा सा बीच बीच में जो है पढ़ भी नहीं पा रहा हूँ सही से। क्वेश्चन नंबर 22 पर आ गया हूँ दोस्तों। 6 से 11 वर्ष आयु वर्ग के लिए अधिगम। ऑप्शन ए है ज्ञान निर्माण की एक सक्रिय प्रक्रिया है, ऑप्शन बी निष्क्रियता से रटने की प्रक्रिया है, ऑप्शन सी कक्षा कक्ष में ध्यानपूर्वक सुनने की प्रक्रिया है, ऑप्शन डी पाठ्य पुस्तक का अध्ययन करने की प्रक्रिया है। बताइए क्या 6 से 11 वर्ष आयु वर्ग के लिए अधिगम क्या होता है? अगर दोस्तों मैं बात करूं 6 से जो 11 वर्ष के जो बच्चे के लिए अधिगम का जो निर्माण है वो एक सक्रिय प्रक्रिया होती है। बालकों में जो अधिगम की जो विशेषताएं हैं वो जान लीजिए। पहला होता है आपका अधिगम प्रक्रिया में क्रियाशीलता, दूसरा है बालकों में सीखने की योग्यता, तीसरा बात अगर करें तो बालकों में सीखने की जो तत्परता, और चौथी चीज़ आती है स्वयं क्रिया करके नवीन अनुभव द्वारा ज्ञान का निर्माण करना। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं अधिगम की अगर बात कर रहा है 6 से 11 वर्ष के बच्चों के लिए, तो ऑप्शन जो हमारा डी होगा पाठ्य पुस्तक का अध्ययन करने की प्रक्रिया, ये तो होगा नहीं। ऑप्शन सी बात अगर करें तो कक्षा कक्ष में ध्यानपूर्वक सुनने की प्रक्रिया, ये भी नहीं होगा। रटने की प्रक्रिया होगी नहीं। तो ऑप्शन जो हमारा राइट होगा दोस्तों ज्ञान निर्माण की एक सक्रिय प्रक्रिया है। समझ गए? यहाँ से ऑप्शन हमारा जो राइट होगा दोस्तों ए ऑप्शन हमारा राइट होगा, बी सी डी गलत है वहाँ पर। ये चीज़ हुई क्लियर। आगे चलें। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। क्वेश्चन नंबर 23 आपके सामने ये रहा, व्यक्तित्व मापन का, यहाँ पर देखिए चाहे नहीं, यहाँ पर स्याही कर लीजिएगा, स्याही धब्बा परीक्षण। स्याही धब्बा परीक्षण है। बताइए व्यक्तित्व मापन का स्याही धब्बा परीक्षण है। ऑप्शन ए है आत्मनिष्ठ परीक्षण, ऑप्शन बी वस्तुनिष्ठ परीक्षण, ऑप्शन सी प्रक्षेपण परीक्षण, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? देखिए दोस्तों अगर प्रक्षेपण की बात करूं, प्रक्षेपण क्या होता है? प्रक्षेपण जो परीक्षण होता है इसको बोलते हैं सॉरी दोस्तों, प्रक्षेपण की बात करूं तो प्रोजेक्शन होता है। होता क्या है? प्रक्षेपण द्वारा जो है व्यक्ति अपनी अनैतिक मतलब इमोरल, अनवांटेड, असामाजिक इच्छा को दूसरे व्यक्ति पर आरोपित करके अपनी चिंता, मानसिक संघर्षों का समाधान करता है। मतलब इसमें जो व्यक्ति के अंदर जो अनैतिक होते हैं, अनवांटेड जो होती हैं चीज़ें, वो दूसरे व्यक्ति पर आरोपित करके
वो चिंता को जो है मानसिक संघर्षों का समाधान करता है। तो हमारा जो राइट ऑप्शन होगा व्यक्तित्व मापन का प्रक्षेपण परीक्षण। क्यों भाई, व्यक्तित्व मापन का जो स्याही धब्बा परीक्षण है ये प्रक्षेपण परीक्षण के अंतर्गत आता है और इसकी खोज आप जानते होंगे कि हरमन रोसा नामक एक स्विस मनोवैज्ञानिक ने की थी और इसे जो है रोसा मशीन लक्ष्य परीक्षण भी कहते हैं, मतलब रोसा स्याही धब्बा परीक्षण भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रोसा स्याही धब्बा परीक्षण। तो ऑप्शन जो हमारा दोस्तों होगा सी राइट होगा, क्योंकि ये प्रक्षेपण परीक्षण के अंतर्गत आता है। ये चीज़ याद रखिएगा, आत्मनिष्ठ परीक्षण नहीं होगा, ना ही वस्तुनिष्ठ परीक्षण होगा। सी हमारा राइट होगा। क्या राइट होगा? सी राइट होगा। ये चीज़ क्लियर हुई। आज थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं है तो वो चीज़ सही से अच्छे से आपको शायद क्लियर नहीं हो रहा। क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा, ये चीज़ बता दिए। क्वेश्चन नंबर 24 पर आ गए। शिक्षा मनोविज्ञान है। ऑप्शन ए है विशुद्ध विज्ञान, ऑप्शन बी है व्यवहारिक विज्ञान, ऑप्शन सी है मानक विज्ञान, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? शिक्षा मनोविज्ञान क्या है? अगर दोस्तों मैं बात करूं, शिक्षा मनोविज्ञान जो है एक मानक विज्ञान है जिसमें व्यक्ति को जो है लक्ष्य केंद्रित शिक्षा दी जाती है। क्या दी जाती है? लक्ष्य केंद्रित शिक्षा दी जाती है। इसके द्वारा मानव व्यवहार को परिवर्तित और उसकी मनचाही दिशा में मोड़ा जा सकता है। तो शिक्षा मनोविज्ञान जो है एक मानक विज्ञान है। सी हमारा राइट ऑप्शन होगा। विशुद्ध विज्ञान, व्यवहारिक विज्ञान नहीं होगा, ना ही डी ऑप्शन होगा। डी नहीं होगा दोस्तों, सी हमारा होगा मानव विज्ञान, क्योंकि मानव विज्ञान जो होता है ये व्यक्ति को लक्ष्य केंद्रित शिक्षा दी जाती है जिसमें मानव व्यवहार अपने अकॉर्डिंग जो है उसको मनचाही दिशा में परिवर्तित करता है। सॉरी, ये चीज़ क्लियर हुई दोस्तों। सी हमारा राइट ऑप्शन होगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 25 आते हैं, ये भी कंप्लीट करते हैं। आज थोड़ा लग रहा है हो नहीं पाएगा, तब भी कराते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 25 आपके सामने ये रहा। निम्न में से किसकी भूमिका पूर्व बाल्यावस्था बालक के विकास हेतु सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? ऑप्शन ए है अध्यापक की, ऑप्शन बी है विद्यालय की, ऑप्शन सी है पड़ोसियों की, ऑप्शन डी है माता पिता की। बताइए इसकी राइट ऑप्शन क्या होगा? निम्न में से किसकी भूमिका पूर्व बाल्यावस्था बालक के विकास हेतु सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? कल रात में हमें लग रहा सारे क्वेश्चन तैयार करें हैं, पीडीएफ बनाए, तो उसी की वजह से सर्दी लग गई है आज। देखिए दोस्तों, अगर मैं बात करूं पूर्व बाल्यावस्था, यहाँ से समझिएगा, पूर्व बाल्यावस्था बालक की जो प्रारंभिक विद्यालय जाने की अवस्था होती है, क्या होती है? प्रारंभिक विद्यालय जाने की प्रारंभिक अवस्था होती है। इसमें क्या करता है? इसमें जो है पूर्व बालक का शिक्षण केंद्र उसका घर मतलब परिवार होता है। इस आयु में बालक पर माता पिता का प्रभाव क्या पड़ता है? सबसे तेज पड़ता है। क्या पड़ता है? सबसे तेज पड़ता है। और माता पिता ही द्वारा बालक के सभी प्रकार के संवेग का विकास का उत्तरदायी है। मतलब जो है पूर्व बाल्यावस्था में बालक के जो विकास हेतु है वो माता पिता आते हैं, सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। बल्कि वो विद्यालय नहीं होगा दोस्तों, अध्यापक नहीं होगा, पड़ोसियाँ नहीं होगा। तो ऑप्शन जो हमारा राइट होगा दोस्तों डी राइट होगा यहाँ पर, क्योंकि जो पूर्व बाल्यावस्था जो होती है वो प्रारंभिक विद्यालय जाने की अवस्था होती है और इसमें जो है शिक्षण केंद्र उसका परिवार ही होता है। तो ये चीज़ आप समझ गए होंगे। ऑप्शन हमारा जो होगा राइट माता पिता हुई होगा, डी हमारा राइट होगा। ये चीज़ क्लियर हुई दोस्तों। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर, होमवर्क क्वेश्चन आ चुका है, ये भी ले लीजिए जल्दी से। आज थोड़ा सा सही होते हैं, दिखाते हैं, फिर कल पढ़ाते हैं। होमवर्क क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने ये रहा। आईपीसी का पूरा अर्थ क्या है? ऑप्शन ए है भारतीय दंड संहिता, ऑप्शन बी है भारतीय डाक संहिता, ऑप्शन सी है भारतीय जन अदालत, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। बताइए आईपीसी का पूरा अर्थ क्या होगा? ए बी सी डी में ऑप्शन क्या राइट होगा? आप लास्ट में वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में आप जो है कमेंट करिए। बाकी डिस्क्रिप्शन में आपको जो है यहाँ की पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दी जाती है, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको लाइव टेस्ट अच्छा लगता है, आपको लगता है कि आज
क्वेश्चन जो है अच्छे होते हैं, कुछ सीखने को मिल रहा है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग जो है ना सेशन को जो है शेयर करा करें। आप लोग व्हाट्सएप, फेसबुक यहाँ पर भी शेयर कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को जोड़िए। क्योंकि अगर आप चाहते हैं देखिए मेरा लक्ष्य क्या है, मैं एक नहीं कम से कम हज़ारों को सिखाना चाहता हूँ, लाखों को सिखाना चाहता हूँ, क्योंकि यही सबसे बड़ा काम है मेरे लिए। और मैं चाहता हूँ कि सारे लोग सीखें और जल्द से जल्द कामयाब हों। तो इसके लिए दोस्तों आप जो है शेयर से ज़्यादा करें और अच्छा लगता है तो लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग #योर सक्सेस कर सकते हैं। आप लोग यूट्यूब पर जाइए सभी लोग और वहाँ पर हैशटैग बनाइए और योर सक्सेस लिखिए और सर्च करिए। आप वहाँ से भी जो है सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। आज थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ दोस्तों। आप भी अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, घर पे रहिए, सेफ रहिए। आपका दिन शुभ मंगलमय हो। धन्यवाद।